अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर हमने रिज्यूम कर दिए हैं वहाँ के एग्जामिनेशन के बाद। पब्लिक पॉलिसी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके वो देख लीजिए। पूरे एक ही वीडियो में पब्लिक पॉलिसी हमने कंप्लीट कर रखी है और बाकी जितने भी टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। और आज सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक किए गए हैं उन टॉपिक्स में से आज जो लास्ट वाला टॉपिक है राइट्स इश्यूज़ इन इंडिया, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट्स इश्यूज़ ये होता है, मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपटीशन में दो लोग जा रहे हैं। एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, दूसरा अच्छा है, उसका वो फिजिकली भी फिट है, वो मेंटली भी फिट है। दोनों एक ही कंपटीशन में जा रहे हैं। क्या इनका कंपटीशन वाजिब है यानी कि जायज़ है? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन एक अच्छे इंसान के साथ जो फिजिकली फिट मेंटली फिट होगा उसके साथ compete नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है उसके बराबर ले आए, इसको कुछ हम प्रिविलेजेस देंगे, इसको हम कुछ राइट्स देंगे ताकि ये उसके बराबर आ जाए। तो वही राइट्स एक ही कम्युनिटी के नहीं, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है। यही राइट्स आपको हर जगह जहाँ पर आपको सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लाना होता है या किसी भी तरीके से वो लगता है कि उनकी वो एक्सप्लॉइट होते हैं, तो उनको राइट्स देते हो आप। यानी कि जैसे वुमेन राइट्स हो गया, डिसेबल्ड राइट्स हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे और भी राइट्स है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा आपको, यहाँ पर बात करेंगे वुमेन राइट्स के बारे में। ठीक, वुमेन राइट्स हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। ठीक है, यानी आपको एक राइट है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको एक राइट है कि आप किसी भी तरीके का, यानी आप जो सरकारी काम हो रहा है आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हो। भैया मुझे बताइए कि इसके बारे में क्या हो रहा है, सरकार अगर ये काम कर रही है तो मुझे बताओ किस तरीके से हो रही है। तो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है। और ये सारे राइट्स जो हैं, चिल्ड्रन राइट्स किस तरीके के हैं, मतलब बच्चों के कौन से राइट्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जितने भी सारे जो राइट्स है, ठीक है, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर में बना दूं तो जितने भी सारे राइट्स हैं ये किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और किसके और ये घूम रहे हैं राइट्स रिलेटेड एनैक्टमेंट्स। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो राइट्स रिलेटेड एनैक्टमेंट्स हैं ये कैसे डील करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आपके नोट्स पे लेके चलूँगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वुमेन राइट्स की, वुमेन राइट्स इन इंडिया में जब हम देखेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले अगर आप इसमें देखोगे तो जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं ना, जेंडर इक्वालिटी तो हो गया ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात। उसको डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे आप हर एक राइट्स के, मतलब उसके राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। वो आपको प्रियम्बल में भी मिलेगा, वो आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेगा, डीपीएसपीज में भी मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिलेगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ली है वुमेन राइट्स की, तो यही सारे अब फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं वुमेन राइट्स के रिलेटेड, और डीपीएसपीज में कौन कौन से राइट्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट या आप कह लो वुमेन राइट्स के साथ डील करते हैं। तो ये सारे हमें एक एक करके देखना है। इसी तरीके से यही सारे एक्ट्स हमें पढ़ने हैं एक एक करके, जो कि मैं आपको आपके नोट से ही पढ़ाऊँगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वुमेन राइट्स इन इंडिया की। देखिए वुमेन राइट्स इन इंडिया जब हम बात करेंगे तो वुमेन्स के क्या राइट्स हैं हिंदुस्तान में, ये हम जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हैं, डीपीएसपीज पढ़ाए हैं, प्रियम्बल पढ़ाया है, और जितने भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर हमने वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ा है। और हालांकि मैं इस वाले लेक्चर में उन सारे आर्टिकल्स का आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, वो भी आपका प्लस पॉइंट है। वो यहाँ पर हमें पढ़ना ही है तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पिछले टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वो सिर्फ इसकी बात नहीं करता है कि वुमेन्स को आप इक्वालिटी दो, बल्कि स्टेट को एम्पावर भी करता है। यानी कि कुछ प्रोविजंस भी देता है कि आप जो है एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो इन फेवर ऑफ वुमेन। यानी कि जितने भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका आप समाधान निकालो, उनका आप सोल्यूशन निकालो, तो वो प्रोविजंस आप ले सकते हो। ये कौन बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हेयर। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है
कि अगर कोई पर्सन किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है तो उसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विद रेफरेंस टू द अदर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका वुमेन राइट्स इन इंडिया के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ने क्या इकदामात उठाए हैं। सबसे पहले 1946 में यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बिठाई है। कन्वेंशन बोले तो एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंट्रीज, जिनमें एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे मिलजुल कर। तो उसमें जो है ये कहा गया है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है। इस कन्वेंशन का नाम ही था कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CEDAW भी बोलते हैं। कमिंग टू द इंडियन एफर्ट्स, यानी कि हिंदुस्तान में कौन कौन से प्रोविजंस है। अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं वुमेन राइट्स के साथ। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस जगह पर ये मेंशन किया गया है वुमेन राइट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट डील करता है किन के साथ, वुमेन राइट्स के साथ। Alright guys, so let's start with the first fundamental right which is Article 14. Article 14 क्या बोलता है? Equality before law, यानी कि सारे पर्सन, सारे इंसान जितने भी हैं उन वो इक्वल है कानून के सामने। तो जब सारे आ गए तो उसमें मेल्स भी आ गए, फीमेल्स भी आ गए हैं। उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। जो प्रिविलेजेस यानी कि जो कानून मेन के लिए हैं वो वुमेन के लिए भी हैं। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज ए क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 15 सब क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है। वो बताता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मजहब क्या है, यानी कि ये इसका कास्ट क्या है, इसकी रेस क्या है, इसका जेंडर सेक्स क्या है, प्लेस कहाँ से मतलब कहाँ पैदा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ जिसको हम बोलते हैं। तो उन सारे चीज़ों पर आप किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर ये सेक्स आ गया तब यहाँ पर जेंडर भी वो जेंडर ही हो गया, तब यहाँ पर वुमेन्स भी आ गए हैं। यानी कि जो प्रिविलेजेस मेन को मिलेंगे वही वुमेन्स को मिलेंगे, उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक राइट है किनका, वुमेन्स का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है। वो बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस स्टेट, अगर मतलब स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस ले सकता है इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर इसको छोड़ो, इसको देखो, जहाँ पर भी आपको वुमेन दिखें तो वहाँ पर आप देखो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो वुमेन राइट्स की बात करते हैं इन फेवर ऑफ वुमेन। तो बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन, स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस ले सकते हैं किन के लिए, वुमेन्स के लिए और बच्चों के लिए। कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लो आर्टिकल 16 जो है ये भी फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये जो सब क्लॉजेस वगैरह हैं ये मैंने आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं। ये मुझे पता था कि हमें इसमें कंप्लीट करने हैं, कवर करने हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको इनके सब क्लॉजेस नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि ये वैसे भी इतने डिटेल्ड में सिलेबस में नहीं आता है। यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन दी जुडिशल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको LLM के बाद कोई आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का, तो आप यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो। जो सवालात पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, और जो सवालात पूछे जाते हैं किसमें, JKSSB में, वही सवालात हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। राइट्स इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इसकी गारंटी है मेरी। आर्टिकल 16 डील्स विद द अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, यानी कि रोज़गार की बात आएगी, ठीक है, तो वो आप इक्वली दोगे, वहाँ पर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वुमेन राइट्स के बारे में बात की गई है। अब आप बताओगे कहाँ, यहाँ तो वुमेन लिखा ही नहीं है। सुनिए, जब यहाँ पर आर्टिकल 16 को जब हम देखेंगे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी मैन को दी जाएगी वही अपॉर्चुनिटी फीमेल को भी दी जाएगी। अब एक्स्ट्रा प्रोविजंस के लिए एक्स्ट्रा आर्टिकल्स पढ़ने हमें होंगे, वो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स डील्स विद द वुमेन राइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर नीचे
नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे 15 सब क्लॉज 3, 16 या कोई और आर्टिकल, तो अगर सारी डील कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा किस तरीके के एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं, यानी कि कौन सा आर्टिकल डील करता है कौन से राइट्स के साथ। तो इन सारे आर्टिकल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं वुमेन राइट्स के साथ। उसमें आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39D और आर्टिकल 39E के साथ साथ आर्टिकल 39A और AE भी डील करता है। अब इसमें क्या है अलग अलग हम देखेंगे। देखिए, ये सारे आर्टिकल्स जो है मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लेक्चर, आप जाकर के वो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इवन ये सारे राइट्स जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, फिर आप खुद ही डिसाइड करोगे कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है। ऑल राइट, तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, इन फंडामेंटल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी आर्टिकल्स वुमेन राइट्स के साथ डील करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ जो है आर्टिकल्स वो डील करते हैं किसके साथ, वुमेन राइट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जब पढ़ाया था पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि वुमेन्स की रिजर्वेशन रखी गई है, 1/3 रिजर्वेशन रखी गई है किन के लिए, वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा आर्टिकल डील करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जब हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी आती है और पंचायत आता है। म्यूनसिपैलिटी में भी इनको 1/3 रिजर्वेशन रखी जाती है वुमेन्स के लिए, और पंचायत में भी इनको 1/3 रिजर्वेशन इनके लिए रखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि कौन सा आर्टिकल डील करता है पंचायत के साथ और कौन सा आर्टिकल डील करता है म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस के साथ। आर्टिकल आपको DT याद रखना है, देहात याद रखना है। ठीक है, डी मतलब देहात यानी रूरल में क्या होता है, पंचायत होते हैं, और T मतलब टाउन। ठीक है, इसको टाउन रख लो। तो टाउन में क्या होता है, टाउन में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर देहात में 243D आप याद रख लो, क्योंकि 243 दोनों में सेम है। अगर आपको याद होंगे मैंने आपको पढ़ाया था, तो DT आप याद रख लो, 243 तो दोनों को पहले लगाना ही लगाना है। D मतलब देहात, T मतलब टाउन। समझ आ गया ना। तो ये एक छोटी सी ट्रिक आ गई है, तो याद रख लो इससे। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन राइट्स के बारे में जो प्रॉपर्टी टू वुमेन जो है वो आर्टिकल 300A में डिफाइन की गई है। आपको लग रहा होगा ड्राई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वंस यू विल रीड द PDF एंड फिर अगर आप ये पढ़ोगे, फिर से लेक्चर देखोगे, तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा ये पढ़ने में। ठीक है, ये सुनने में, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अब हम बात करेंगे, ये थे कुछ वुमेन राइट्स। अब हम देखेंगे डिसेबल्ड पर्सन्स के राइट्स के बारे में कि उनको कौन से राइट्स दिए जाते हैं। जिस तरीके से वुमेन राइट्स में यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन हुई थी, इसी तरीके से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके रिलेटेड भी एक यूनाइटेड कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, इस कन्वेंशन में ये 2006 में हुई थी, इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी था। अभी मैंने क्या बोला था, सिग्नेटरी कौन होता है, जो किसी भी एग्रीमेंट में पार्ट लेता है। कन्वेंशन एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, और इंडिया भी इसमें सिग्नेटरी था, यानी इन्होंने भी ये एग्रीमेंट किया था कि हम जो है डिसेबल्ड पर्सनस को इतने इतने राइट्स देंगे। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रहते हैं इनके डिसेबल्ड पर्सन्स के। तो आर्टिकल 41 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो बोलते हैं कि स्टेट जो है उनको ऐसे प्रोविजंस लेने चाहिए कि ताकि वो सिक्योर करें कि किस चीज़ को, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और राइट जो है इनकी पब्लिक असिस्टेंस देनी चाहिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक और डिसेबलमेंट। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 41 जो है वो भी डिसेबलमेंट के साथ डील करता है कि स्टेट जो है उनको कुछ प्रोविजंस रखें ताकि उनको वो पब्लिक असिस्टेंस दे, उनके लिए एजुकेशन का इंतज़ाम करें, मतलब किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और जितने भी उनको जो है प्रोविजंस उनके बेनिफिट के लिए दे सकती है स्टेट, वो उनको दें। तो ये आर्टिकल 41 में डील किया गया है, क्या, डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41 विच इज़ द वन ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इनको जो रिलीफ दिया जाता है डिसेबल्ड पर्सन्स को, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयबल होते हैं, उनका जो, ये आपका एक क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन बनता है कि रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में
डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये वाली लाइन, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल जो है, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है किसमें, सेकंड लिस्ट में। अब सेकंड लिस्ट क्या है, कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पब्लिक पॉलिसी में कि दो तीन तरीके के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और ये जो डिसेबल्ड पर्सन्स जो है उनको जो रिलीफ दिया जाता है वो सारा जो आता है वो स्टेट लिस्ट में ही आता है, यानी स्टेट उस पर पॉलिसी बना सकता है। और कहाँ पर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये पाया जाता है। समझ आया ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है, ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ से रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन विच लिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे वहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट। इसमें आपको पता ही है, फर्स्ट जो है वो यूनियन लिस्ट होता है, सेकंड आपका स्टेट लिस्ट होता है और थर्ड आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है, अब फोर्थ जो है वो कोई लिस्ट ही नहीं होता, उसको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो आपको फिर ऑप्शन देने हैं कि रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल जो होते हैं वो सेकेंड लिस्ट में आते हैं, यानी वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, स्टेट उन पे पॉलिसी बना सकती है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ राइट्स रिलेटेड एनैक्टमेंट्स के, कुछ एक्ट्स आ गए हैं जो हमें थॉरली देखने हैं कि कौन कौन से एक्ट्स डील करते हैं डिसेबिलिटी के साथ। तो उसमें मेंटल हेल्थ एक्ट आता है 1987 का, रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट आता है। इसी तरीके से एक पॉलिसी भी आई थी 2006 में जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसमें ये एक्चुअली यही होते हैं, यही कुछ प्रोविजंस होते हैं और कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि जो इनको दिए जाते हैं, मतलब किस तरीके से इनको हम अपलिफ्ट करेंगे सोसाइटी में। तो वही होता है कि मतलब आजकल जो है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह सिखाते हैं। तो नई नई पॉलिसी जो आते हैं वो यही सिखाते हैं कि उनको जैसे उनके स्किल्स, मतलब जो भी वो कर सकते हैं, जो भी डिसेबल्ड पर्सन कर सकता है, मतलब जो अगर वो काम करने के लायक है तो उसको कुछ स्किल्स सिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये आजकल के पॉलिसीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो और जो ये सारे एक्ट्स इन्हीं के साथ डील करते हैं। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। 2016 में एक एक्ट आ गया है जो पार्लियामेंट ने जो है ये लागू किया है। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है 7 Feb 2014 में, और एनफोर्स कब हुआ, ये पास कब हुआ, ये 16 February 2016। एक्चुअली ये जो एक्ट है बहुत ही अच्छा एक्ट है, क्योंकि जितने भी सारी ओब्लिगेशंस थी जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन हुई थी किस पे, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें जितनी भी ओब्लिगेशंस थी, यानी कि जितने भी उसमें जो है मान लीजिए एक सब्जेक्ट्स थे, वो सारे इस एक्ट ने फुलफ़िल किए हैं। कौन सा एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है, और ध्यान रखें ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 जो है इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 2016 में एक्ट आ गया है इसने रिप्लेस कर दिया है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। जो 1995 में एक्ट आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उसको रिप्लेस किसने किया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। और इसने सारे ओब्लिगेशंस फुलफिल किए हैं जो यूएन कन्वेंशन में हुए थे। समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, इसका हम पहले मीनिंग समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके पास क्या हुकूक है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, यही होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आपका आरटीआई आ गया है इंडिया में, तो आरटीआई ने जो है एक गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया है, यानी कि एक इंडिविजुअल को ये राइट मिल गया है कि वो देखें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही हैं, मुझे वो पूरा हक है कि मैं वो जान लूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है जो कि आगे हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो इससे जो है एक सिटीज़न फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है, एक गवर्नमेंट जो है वो सिटीज़न फ्रेंडली बन जाती है। आपका पूरा हक होता है कि आप किसी भी चीज़ पर जो है उनको बोल सकते हो कि मुझे बताओ इस बारे में क्या हो रहा है अभी। इसी के रिलेटेड आरटीआई एक्ट 2005, यानी 2005 में एक एक्ट आ गया है जिसको आरटीआई एक्ट बोलते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये जो है मेंशन, ना ही ये मेंशन किया गया है स्टेट लिस्ट में,
ना ही ये मेंशन्ड है किसमें, यूनियन लिस्ट में। तो जो भी चीज़ न स्टेट लिस्ट में ना ही वो यूनियन लिस्ट में मेंशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखें, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो 7th शेड्यूल, ये मैंने आपको ये पूरा का पूरा मैंने आपको जो है ना पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, इसलिए आपको वो लेक्चर ज़रूरी देखना होगा अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट्स हैं ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इसके चलते जितने भी पॉलिसीज़ इस पे बनाएंगे तो वो सीधे कौन बना सकते हैं, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। अब 2005 में जो ये एक्ट आ गया है, इसका मतलब क्या था, इसमें ये था कि अब सिटीज़न जो है आराम से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितने भी मैटर्स हो रहे हैं उनके बारे में, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे कि सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप एक एप्लीकेशन देते हो। अब बात आती है आप एप्लीकेशन किस को दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपॉइंट किया जाता है, एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO। हर एक डिपार्टमेंट में एक BIO होता है जिसके पास आप एक एप्लीकेशन देते हो, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो उसको एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, आपको जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये जानना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, ठीक है, या आपको किसी भी रीज़न की वजह से ये जानना है, तो आप JKSSB के PIO को एक एप्लीकेशन दोगे और उसमें आप लिखोगे कि मुझे मतलब आप सब्जेक्ट अपना लिखोगे कि मुझे ये जानना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो फिर उसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। समझ आ गया ना, ठीक है। अब इसका काम जो होता है, इसका काम यही होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, कि वो आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगी। तो आप इसी को एप्लीकेशन देते हो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। ध्यान रहे, पब्लिक इंफॉर्मेशन RTI जब आप करते हो, अगर आप BPL हो यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। लेकिन अगर आप अबव APL हो, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन हो, तो फिर आपको कुछ फीस जो वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, तभी आप RTI लगा सकते हो। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइम लिमिट क्या होता है, कि जब आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कितने टाइम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूजुअली जब आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड सबमिट करते हो तो वहाँ पर आपको 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कंसर्न है, अगर कोई ऐसा मसला है जो कि इंसान की लाइफ और लिबर्टी के साथ डील करता हो, यानी कि कोई गंभीर मसला है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको विदिन 2 डेज़ ही दी जाती है। समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि या आप यहाँ से यहाँ तक याद रख लो, क्योंकि MCQ इसमें अच्छे से बन सकता है। जनरली 30 डेज़, 2 डेज़ इन केस ऑफ जबकि लाइफ और लिबर्टी के कंसर्न्स होंगे तब आपको सिर्फ 2 दिन में ही प्रोवाइड करी जाती है इन्फॉर्मेशन, और 5 दिन उसमें ऐड किया जाता है अगर कि उस आपकी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे अथॉरिटी पे, यानी हायर अथॉरिटी पे, यानी कोई जिस डिपार्टमेंट में आपने RTI किया है उस डिपार्टमेंट में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा दूसरी अथॉरिटी के लिए, तो उस केस में आपको 5 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, आप किसी और के द्वारा जो है RTI लगवा रहे हो, तो आपको 10 दिन भी इसमें ऐड हो जाएंगे। किसी भी तरीके से अगर जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO जिसे हम कहते हैं, वो फेल हो जाता है आपकी इंफॉर्मेशन लेने से, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भैया उसको वो माना जाएगा कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। मतलब अगर उसको एक भी दिन इन दिनों में से ज़्यादा लग गया तो वो माना जाएगा उसने अपने काम से रिफ्यूज़ किया है। अब इसका कारण क्या होगा, इसका जो हिंदी में बोलेंगे तो परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम दुष्ट परिणाम होगा। कैसे, देखिए बताता हूँ। इसका जो है रिज़ल्ट ये होगा कि जो PIO है यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी कि आपने क्यों नहीं किया। कितना, 250 रुपीज़ पर डे से लेकर के 25,000 तक भी ये जा सकता है। 250 से लेकर के 25,000 तक ये रकम जा सकता है। इसलिए PIO जो भी होगा उसको काम तुरंत करना होगा।
एक भी दिन उसको लेट होता है तो 250 से स्टार्ट होता है, 25,000 तक वो रकम जाता है। ये उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन, अगर आप JKPSC के लिए साथ साथ में पढ़ते हो तो फिर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन जब RTI आ गया है तो उसमें एक कमिटीज़ भी बनती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी, कमीशन, सॉरी, कमीशंस भी बनते हैं, और वो कमीशन स्टेट लेवल पर भी बनते हैं और वो कमीशन जो है सेंट्रल लेवल पर भी बनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी जो होती है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमेटी जो है उसमें कौन कौन होता है। सबसे पहले अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, स्टेट की बात करेंगे उसमें CM होगा, और कौन होगा, और ऑपोजिशन का लीडर होगा, यहाँ पर भी ऑपोजिशन का लीडर होगा। और कौन हो सकता है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है जिसको अपॉइंट कौन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको कौन कर सकता है, अपॉइंट, चीफ मिनिस्टर। समझ आ गया। तो ये सारी जो हैं ये बनाते हैं एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिटीज़ और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिटीज़ अलग अलग। अच्छा, ये रही RTI के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी एग्जामिनेशन में। अब हम देखेंगे राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तालीम के हुकूक आपके पास क्या क्या है। अब देखते हैं, सबसे पहले जब हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इसके द्वारा लिया गया है 2002 में, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया है जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल 21A, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है। और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप था। हालांकि एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, लेकिन यहाँ पर क्या करार दिया गया है, बोला गया है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इसके बारे में, एक एक्ट आ गया है 2009 में जिसको बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। यानी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करानी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा डेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, डेट जो ये पास कब हुई थी, फरवरी 2010 में, लेकिन एनफोर्स कब से हो गई, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पास ये 2010 में हुआ था, और 1 अप्रैल 2010 से इसको इन्फोर्स कर दिया गया है। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, क्या क्या थे, जैसे कि फ्री एजुकेशन कंपलसरी देना है, ये तो इसके सब्जेक्ट में ही पता चल जाता है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया है। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ नो डिटेंशन पॉलिसी हियर। नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी तरीके से आप जो है स्टूडेंट को अपने ही क्लास में नहीं रख सकते हो, उसको प्रमोट आपको करना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, चाहे एग्ज़ाम वो दे या ना दे, उसको आपको जो है प्रमोट करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से अब बोला गया है कि ये स्टेट तक है, स्टेट ये डिसाइड करेगा कि नो डिटेंशन पॉलिसी रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं और फिर डिटेंशन पॉलिसी जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो इसमें जो है आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक है, तब तक तो डिटेन नहीं कर सकते थे। और इसमें एक और प्रोविज़न था कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो टीचर हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ले लें, 5 साल तक की प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ले लें, अदरवाइज़ उनकी जॉब जो है चली जाएगी। साथ ही में स्कूल्स के लिए भी इन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस रखी हैं कि अगर स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, किसी भी तरीके की वहाँ पर जो है कोई डेफिशिएंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो उनको ठीक करनी पड़ेगी विदिन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर उनको डेफिशिएंसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सही करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल विल बी कैंसल्ड। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के कौन कौन से राइट्स हैं, इनको हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इनके, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में ये डिफाइन किया गया है कि स्टेट जो है स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है, किसके लिए, किसी भी तरीके से जब जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होता है हमारी कम्युनिटी में, उनको आगे लाने के लिए, यानी उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टेट जो है कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोविज़न ला सकता है। ये किस में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 15 ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में ही 4 और 5 ये दोनों एक जैसे ही है, यानी कि स्टेट जो है यही सारा का सारा स्टेटमेंट यही है कि स्टेट जो है कोई सा भी स्पेशल प्रोविज़न ला सकता है। किन के लिए? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जितने भी होंगे उनको अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करना है तो उसके लिए वो स्पेशल प्रोविजंस रख सकते हैं। तो वो किस में है? वो इनके फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज़ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। तो इसमें इसमें बोला गया है कि जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं यानी कि पोस्ट्स होते हैं उनमें उन अपॉइंटमेंट्स में आप इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है आप इनके लिए प्रोविजंस रख सकते हो। जो आप आज भी देखते हो कि जब भी कोई पॉलिसी, जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्व बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक मतलब अलग एक रिजर्वेशन होती है, उनको उनके लिए अलग एक पोस्ट्स होते हैं। तो वो उनका फंडामेंटल राइट है और किस में आता है? आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में आता है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स और भी है, जैसे आर्टिकल 46 में बोला गया है कि जो है आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से जो उनको एजुकेशनल और सोशल इंटरेस्ट में आपको उसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस को आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। क्यों? ताकि उनके साथ जो है सोशल इनजस्टिस ना हो या किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, आपको उनको जो है एजुकेशनली भी आपको कुछ प्रोविजंस ऐसे लेने होंगे कि वो आगे बढ़े और इकोनॉमिकली भी कुछ जो भी इंटरेस्ट्स होंगे उनको आपको सामने लाना होगा, यानी कुछ प्रोविजंस यानी कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि वीकर सेक्शन के लोग जो हैं किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो। ये कौन बताता है? आर्टिकल 46। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आर्टिकल्स याद रखो, बाकी आपको ये सारे आर्टिकल्स मैंने डीपीएसपीज में पढ़ाए हैं, वो आपको वहाँ से भी याद हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि इसके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, तो वही आपको फ़ायदा देंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1। इसमें जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है? स्टेट का गवर्नर करता है। लेकिन इसमें सारी स्टेट्स नहीं आती हैं, इसमें कुछ ही स्टेट्स आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसमें ये देखते हैं कि मतलब किसी भी तरीके का वेलफेयर होता है इनका बैकवर्ड क्लासेस का, वो ये सारे मिनिस्टर्स देखते हैं। एक वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही स्टेट्स पे हैं विच आर मेंशन्ड हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में जो है इसमें प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, सदर साहब जो होते हैं कंट्री के, वो अपॉइंट करता है एक कमीशन को। ठीक है, एक कमीशन को बिठाता है और उस कमीशन का काम ये होता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको मतलब क्या कंडीशन है, कहीं तरीके से कहीं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी भी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे। वो सब कुछ कौन देखता है? ये कमीशन देखता है। ठीक है, तो इस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, तो इसके अलावा और भी सारे बहुत सारे लेजिस्लेशंस के यानी कि राइट्स रिलेटेड एनैक्टमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, रिजर्वेशन इन एडमिशन। जब हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो उनके लिए एक रिजर्वेशन, एडमिशन्स में भी कुछ रिजर्वेशंस दी जाती हैं, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और एक पॉलिसी है, उसमें भी इनको एक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने पड़ेंगे। पहले ही हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जितने भी आर्टिकल्स डील करते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो है वो बोलता है कि स्टेट को चाहिए कि वो स्पेशल मतलब स्टेट एक स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्पेशल प्रोविजंस ले सकते हैं इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस की बात आ गई है, दैट मीन्स दिस आर्टिकल इज डिफाइनिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इज वन ऑफ द आर्टिकल विच डील्स विद द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है बच्चों के रिलेटेड ही बात करता है, यानी कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आर्टिकल 23 जो है वो डील करता है किसके साथ? देखिए, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये ट्रैफिकिंग क्या होता है? किसी भी तरीके से अगर कि मतलब ज़बरदस्ती लोगों को
कोई काम पे भिजवा रहे हैं, भीख मंगवाने भिजवा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपने पर्सनल मुफाद के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोगों को ख़रीद व फ़रोख्त करता है, यानी कि लोगों को बेचता है। चाहे वो किसी भी तरीके से उसका मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ट्रैफिकिंग में आता है कि आप सेक्सुअली किसी भी तरीके की डील करते हो किसी इंसान की, है ना? और मतलब ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवा रहे हो, वो भी ट्रैफिकिंग में आती है। तो फोर्स्ड लेबर वगैरह, तो ये सारे जो हैं ये इसमें आ जाते हैं। एक्चुअली आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है, और जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो आर्टिकल्स जो है 23 एंड 24, ये दो आर्टिकल्स जो आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के आते हैं। ठीक है, ये वो हुकूक है जो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हैं, चाहे वो 23 हो चाहे वो 24 हो, दोनों ही प्रोहिबिट करते हैं। एक करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और दूसरा करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। जितने भी बच्चे 14 साल तक के हैं उनका उनका काम करना यानी कि एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अगर वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कानों में काम कर रहे हैं, या किसी भी हैज़र्डस जगह पर, यानी जहाँ पर उनका ख़तरा, जहाँ पर मशीनरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, कोई ख़तरनाक प्लेस होती है, वहाँ पर 14 साल तक के बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स में है आर्टिकल 24, विच इज़ कमिंग इनटू द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। समझ आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आर्टिकल 39 ई एंड एफ जो है ये स्टेट को यानी ओब्लिगेट करता है, मैंडेटरी करार दिया जाता है कि आपको कुछ प्रोविजंस लेने पड़ेंगे। किस लिए? हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड अफोर्डेड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो विद डिग्निटी, यानी कि उनको बड़े होने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस तरीके की उनको आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाना है, यानी कि उनके हेल्थ का ख्याल रखना है, किसी तरीके से उनका जो है वायलेट नहीं होना चाहिए, जो जो भी उनके ग्रो अप होने में जो चीज़ें आ रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 39 ई एंड एफ में मेंशन किया गया है। इसमें मोस्टली यहाँ पर बच्चों के हेल्थ पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज़ आर्टिकल 45। इसमें लिखा गया है जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको ज़रूरी जो उनका चाइल्ड केयर है वो उनको मिलना चाहिए, जो उनका चाइल्डहुड केयर है वो उनको मिलना चाहिए, और एजुकेशन भी ऑब्वियसली मिलना चाहिए। ठीक है, और चाइल्डहुड केयर कब तक? कम से कम 6 साल तक की उम्र तक का उनका मिलना चाहिए। यानी आप देखते हो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जो स्लम्स के होते हैं वो किस हाल में जी रहे होते हैं। तो ये आर्टिकल इसीलिए है कि उनको जो है एक चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 45। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम आर्टिकल 52A सब क्लॉज के की हम बात करेंगे। तो ये एक ड्यूटी बन जाती है, ये बोलता है कि पेरेंट्स या गार्डियन को जो भी बच्चे को पालता है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन के लिए वो उसको प्रोवाइड करें जब तक वो 14 कम से कम 14 से 6 से 14 साल की उम्र तक। ये बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको मिलेंगे, ये 6 to 14, 6 to 14, 6 to 14। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत सारी ऑब्वियसली जो चीज़ बहुत सारी जगहों पर होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स में भी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत सारी जगहों पर है। कमिंग टू द नेक्स्ट राइट, विच इज़ राइट टू कंज्यूमर। अब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या कोई चीज़ आप यानी बेच रहे हो तो फिर आप कंज्यूमर नहीं बने हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर बन गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसमें भी कुछ राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल जाते हो तो आप चूज़ करते हो चीज़ों का, वो आपका राइट है। ठीक है, वो आपका राइट। आप किसी भी जगह फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, आप फ़ोन लेने जा रहे हो, आप आपने देखा ही होगा किस तरीके से सेल्समैन आपको जो है समझा रहा होता है। ठीक है, वो भी आपका राइट है, जिसको हम कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी चीज़ की कि किस तरीके का चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ, क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो रही है। तवे क्या वनान दपान चुकावन छु मुफ्त ह्युन छु पोसन, कुछ ऐसा है ना। तो चुकाव दुकाव आप कर सकते हो, तोल मोल आप कर सकते हो। यानी कि इसमें आप ये भी कर सकते हो, कोई चीज़ आप ले रहे हो उसका MRP मान लो 10 रुपये है और यहाँ पर दुकानदार आपको दे रहा है 15 रुपये में,
तो उस केस में आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। और इसके लिए जो कोर्ट बैठा होता है उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर कोर्ट, वही ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसके ऐड भी आते थे कि आपका जो अगर एमआरपी से ज़्यादा कोई चीज़ दे रहा है तो उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स जो है आपको किस में आते हैं, राइट टू कंज्यूमर में। यानी अगर आपको किसी भी तरीके से कोई मिसलीड कर रहा है, कोई 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 किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहा है और वो चीज़ वो एक्चुअल में होती नहीं है, लोगों को फंसा रहा है, तो वो किस में आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आता है। तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार लेता है और वो आपका राइट है कि उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करोगे। समझ आ गया राइट टू कंज्यूमर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यानी आप स्नैपडील, मिंत्रा वगैरह ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, किसी भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो उसके लिए भी जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं कि आपको अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए कानून कार्रवाई करेगा। अब हम बात करेंगे एलजीबीटी राइट्स इन इंडिया के। देखिए, इस वाले सेक्शन को जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस वाले सेक्शन को हमें ज़रूरी पढ़ना होता है व्हेन इट कम्स टू राइट्स इश्यूज इन इंडिया। तो इसमें कुछ केस लॉज है वो आपको याद रखने होंगे कि उसमें एमसीक्यू बन सकता है। एलजीबीटी कम्युनिटी जो एलजीबीटी के लोग हैं उनको डेंजर होता था, यानी कि उनको एक खतरा होता था अगर उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी को पता चल गई है तो उनको अंडर द सेक्शन ऑफ 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी। ठीक है, फिर बाद में इसमें कुछ जजमेंट्स आ गए थे। सबसे पहले जो केस इसमें फाइल हुआ था वो 2009 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? नाज फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि हेल्थ इश्यूज़, एचआईवी एड्स और जितने भी ये सारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ये काम करती है, एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अगेंस्ट ये केस डाला था दिल्ली के हाई कोर्ट में 2009 में। और फिर दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि थर्ड जेंडर जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी है इनके राइट्स को वायलेट किया जाता है, जो कि सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और बोला कि नहीं, ये हमारा कोर्ट का मसला नहीं है, ये कानून जो है लेजिस्लेशन का काम है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट में अगर कानून बनता है तो कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्लियामेंट जो है ये सॉवरेन होता है, इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपको इतना ही याद रखना है कि कब ये जो है सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड कब रिपील कर दिया गया है। तो ये 6 सितंबर 2018 को रिपील कर दिया गया है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है क्या ट्रांसजेंडर को इसी दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है 15 अप्रैल 2014 को। क्यों? इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आई थी, बेंच ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर ट्रीट करें और उनको ट्रीट करें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और अपने रिजर्वेशंस को बढ़ाए। ये किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो इसी दिन इनकी रिकॉग्निशन मिल गई है, लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है कि ये थर्ड जेंडर के हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 6 सितंबर 2018 के बीच में और 5 अप्रैल 2014 के बीच में। लीगली ये कब रिकॉग्नाइज हुए? 15 अप्रैल 2014 को। और सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड 6 सितंबर 2018 को रिपील कर दिया गया है। मुबारक हो आपको, यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाता है इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। तो अब हम इसके एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एमसीक्यू सीरीज़ ही होगा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, हर एक कमेंट का हम जवाब देते हैं। और साथ ही में जितने भी क्वेरीज आती हैं कि पीडीएफ के रिलेटेड, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी अगर आप जो है सी लतीफ़ एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में मैं आपको वो कंपाइल्ड पीडीएफ, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक सिंगल पीडीएफ बनाऊँगा और वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विल सी यू इन द एमसीक्यू सेशन। खुदा हाफिज़।